स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने कवक जगत के अंतर्गत पाई जाने वाली लक्षणों का अध्ययन किया और कवकों में कितने प्रकार का जनन होता है उसके बारे में भी हमने देखा। और अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कवकों के वर्गीकरण से। तो टॉपिक हम डाल लेते हैं कवकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवकों का वर्गीकरण। देखिए, जब हम कवकों का वर्गीकरण करते हैं तो इसका कोई आधार है। यहाँ पर कवकों में जो कवक जाल होता है जिसे हम कहते हैं माइसीलियम, उसकी आकारिकी के आधार पर, बीजाणु बनने की क्रियाविधि के आधार पर और फलनकाय बनने की विधि के आधार पर यहाँ पर ये वर्गीकरण दिया गया है। तो इस वर्गीकरण के 3 आधार हैं। पहला, कवक जाल जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम की आकारिकी के आधार पर, बीजाणु बनने एवं फलनकाय, यहां पर फलनकाय से मतलब है फ्रूटिंग बॉडी, फलनकाय जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर कवकों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, 3 बिंदु हैं। पहला, कवक जाल की आकारिकी, इसके आधार पर। दूसरा, बीजाणु बनने के आधार पर और फलनकाय बनने के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण का पहला आधार है माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब है कि कवक जाल। तो कवक जाल की आकारिकी कैसी है, उस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर जो इसका पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है, माइसीलियम की आकारिकी। तो माइसीलियम की आकारिकी में माइसीलियम को, कवक जाल को, 2 प्रकार के कवक जाल यहाँ पर देखे गए हैं। एक तो पट्टयुक्त और पट्टविहीन। तो पट्टयुक्त और पट्टविहीन के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि पट्टयुक्त और पट्टविहीन। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे पट्ट विहीन या पट्ट रहित, पट्ट विहीन, जिसे हम कहते हैं एसेप्टेट, जिसे हम कहते हैं एसेप्टेट फंजाई। एसेप्टेट फंजाई जिसमें पट्ट नहीं है, पट्ट विहीन फंजाई। और इस फंजाई के अंदर आता है फाइकोमाइसेटीज। फाइकोमाइसेटीज का जो वर्ग है वो इसी के अंदर आता है। बेसिकली फंजाई के 4 वर्ग हम पढ़ने वाले हैं। 4 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। इसमें पहला है फाइकोमाइसेटीज, और फाइकोमाइसेटीज
कि जितनी भी फंजाई हैं वो सारी की सारी पट्ट विहीन हैं। तो पट्ट विहीन में इस प्रकार से यहाँ पर पट्ट नहीं होते, फंजाई के अंदर यहाँ पर पट्ट नहीं होते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पट्ट नहीं हैं और केंद्रक यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित है। तो ये बहुकेंद्रीय अवस्था आपको दिखाई दे रही है। ये अवस्था आपको कैसी दिखाई दे रही है? बहुकेंद्रिकीय, बहुकेंद्रिकीय। मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसे सिनोसाइटिक कहते हैं हम, इसे कहते हैं सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक। यदि मैं बात करूं एसेप्टेड फंजाई में तो इसमें आता है फाइकोमाइसिटीज, इसके अंदर आती है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज फंजाई इसके अंदर आती है। ये फंजाई इसके अंदर आती है जिसके पास में सेप्टा नहीं होता। अब ये तो हुआ पट्ट विहीन। अब हम बात करेंगे पट्टयुक्त फंजाई की। पट्टयुक्त फंजाई की बात करें तो जिसमें पट्ट उपस्थित है उसे हम कहेंगे पट्टयुक्त फंजाई। पट्टयुक्त फंजाई पट्टयुक्त कवक, इसमें 3 वर्ग आते हैं। इसके अंतर्गत 3 वर्ग आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला मैं आपको बता रही हूं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज, लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, और इसे हम कहेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक, और ये है एस्कोमाइसिटीज। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ग हुए, जिसमें कि पहला आता है फाइकोमाइसिटीज, ये पहला वर्ग है। फाइकोमाइसिटीज ये सबसे पहले आने वाली कवक है। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइकोमाइसिटीज के पास में पट्ट नहीं है, ये पट्ट विहीन कवक है। और यदि मैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करूं तो इनके पास में पट्ट है। तो अब इनके माइसीलियम की आकारिकी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहला आधार यहाँ पे क्या बनाया है वर्गीकरण का, माइसीलियम की आकारिकी। तो माइसीलियम की आकारिकी में यदि एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो इस प्रकार का होता है। यह जालिकावत होता है, शाखित होता है, और इस प्रकार से इसमें पट्ट उपस्थित होते हैं। ये इस तरह के पट्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। आप देख रहे हो कि ये जो पट्ट हैं, इनके पट्ट के बीच में कुछ स्थान है, ये पट्ट पूर्ण रूप से बंद नहीं है, कहीं से ये खुले हुए हैं।
ठीक। और यहाँ पर ये इसका केंद्रक है, ये इसका केंद्रक है, और ये इसका केंद्रक है, और ये इसका केंद्रक है। ठीक, इस प्रकार के यहाँ पर ये पट्ट उपस्थित होते हैं, और इन पट्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये खाली स्थान है जहाँ से इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक कोशिका से दूसरे कोशिका और दूसरी कोशिका से एक कोशिका में इस प्रोटोप्लाज्म का स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये फंजाई है ये कैसी है, पट्ट युक्त है। तो अब हम यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज में यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के पट्ट देखने को मिलते हैं, और इन पट्टों को कहा जाता है डॉलीपोर सेप्टा। इनके पास में डॉलीपोर प्रकार के पट्ट पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये डॉलीपोर प्रकार के सेप्टा होते हैं। दिख रहे हैं आपको, ये डॉलीपोर प्रकार के सेप्टा होते हैं, और डॉलीपोर प्रकार के सेप्टा की वजह से इसकी एक विशिष्ट आकारिकी यहाँ पर दिखाई देती है। इस प्रकार के सेप्टा को हम कहते हैं डॉलीपोर सेप्टा। ये इस तरह के सेप्टा पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। तो बेसिडियोमाइसिटीज में ये सेप्टा है। ठीक, अब हम बात करें ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में दोनों प्रकार के सेप्टा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सामान्य प्रकार के सेप्टा भी देखने को मिलेंगे, सेप्टा का मतलब पट्ट, तो सामान्य प्रकार का सेप्टा भी देखने को मिलेगा और डॉलीपोर प्रकार का सेप्टा भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर मैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करूँ तो यहाँ आपको सामान्य प्रकार के सेप्टा भी देखने को मिल जाएंगे, इस प्रकार से जो मैंने अभी बनाया, ऐसे सेप्टा भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और डॉलीपोर प्रकार के सेप्टा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक, दोनों प्रकार के सेप्टा हमें मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज ये किसके अंतर्गत आते हैं, पट्ट के अंतर्गत आते हैं। इनके पास में पट्ट उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने माइसीलियम की आकारिकी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बीजाणु बनने की प्रक्रिया के आधार पर। इसके जो दूसरा वर्गीकरण का आधार है वो है इनमें पाया जाने वाला जनन, कि इनमें जनन कैसा होता है, तो इनका दूसरा वर्गीकरण का आधार है जनन। तो आ जाओ आप फाइकोमाइसिटीज पे आ जाइए। फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज को भी आगे जाकर यहाँ पर इन्हें दो समूहों में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज के दो समूह हैं, इसमें एक है oomaisites और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। इसके दो यहाँ पर समूह बने हुए हैं फाइकोमाइसिटीज का। तो इसमें पहला है oomaisites और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। ठीक, अब देखिए पहले तो आप इसका नाम देखिए, नाम क्या है, फाइकोमाइसिटीज। फाइको जहां पे आ जाता है ना, उसका मतलब है कि पादप जैसे हैं कुछ। फाइको मतलब पादप जैसे, माइसिटीज का मतलब कवक। तो ये ऐसे कवक हैं जिनके पास में कुछ लक्षण पादप के जैसे हैं, जैसे कि इनकी जो सेल वॉल होती है, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है, वह सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें कि oomaisites के जो मेंबर होते हैं, ये oomaisites के मेंबर, इन oomaisites के मेंबर में जो कोशिका भित्ति है ये सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि oomaisites के मेंबर की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको। ये oomaisites के मेंबर में जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। और oomaisites के मेंबर की कुछ न कुछ रिजेम्बलेंस, मतलब ये कुछ समानता पादपों से दर्शाते हैं, और इसीलिए इस वर्ग का नाम क्या हो गया, फाइकोमाइसिटीज। फाइको आ रहा है तो फाइको का मतलब पादप के जैसे। oomaisites आपको क्लियर हो गया, जाइगोमाइसिटीज यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। अब हम क्योंकि इसके दूसरा आधार ले रहे हैं जनन, तो इसका दूसरा आधार यहाँ पे जनन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। तो इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो यहाँ अगर मैं oomaisites की बात करूँ तो oomaisites के सदस्य लैंगिक जनन के द्वारा, यहाँ पर जब लैंगिक जनन होता है
तो लैंगिक जनन के द्वारा यहाँ पर लैंगिक बीजाणु बनते हैं। लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के द्वारा यहाँ पर लैंगिक बीजाणु बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। और oomacetes का सेक्सुअल स्पोर होता है oospore, इसका सेक्सुअल स्पोर है oospore। ध्यान देना कि इसका सेक्सुअल स्पोर क्या है, oospore। सेक्सुअल स्पोर इसका oospore। उसी तरह से जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो जाइगोमाइसिटीज का सेक्सुअल स्पोर होता है जाइगोस्पोर, 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 ठीक है, जाइगोस्पोर। अब यहां पर अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन की बात करें, एसेक्सुअल स्पोर की बात करें, एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं। oomacetes के अंदर एसेक्सुअल स्पोर यहां पर होता है जूस्पोर, जो कि जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर ये दो प्रकार के स्पोर होते हैं और ये दोनों के दोनों स्पोर अलैंगिक जनन से बनते हैं। मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको बताया कि स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर जो कि अलैंगिक जनन से बनने वाले बीजाणु होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर के दो प्रकार हैं, एक तो oospore और दूसरा है यहाँ जूस्पोर और दूसरा है यहाँ पर आपके एप्लेनोस्पोर। तो oomacetes में अलैंगिक जनन से बनता है जूस्पोर, याद आ रहा है आपको, इसमें जूस्पोर बनता है। ये देखो ये जूस्पोर है जो कि अलैंगिक स्पोर है, ये जाइगोस्पोर है जो कि लैंगिक है। इसलिए आप ध्यान रखना कि लैंगिक जनन में क्या बनता है, जाइगोस्पोर, और अलैंगिक जनन में क्या बनता है, जूस्पोर। कंफ्यूज नहीं होना है, जूस्पोर यह चल अलैंगिक बीजाणु होते हैं, ये चल प्रकार के होते हैं, मतलब गमनशील होते हैं और यह अलैंगिक जनन से बनते हैं। तो जूस्पोर यहाँ पे कैसे हैं, चल बीजाणु, जूस्पोर यहाँ पे कैसे हैं, चल बीजाणु। जाइगोमाइसिटीज में बात करें तो जाइगोमाइसिटीज में यहाँ पे एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जाइगोमाइसिटीज के अंदर। अब यहाँ पर कॉनिडिया भी बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि अलैंगिक जनन में जो बनने वाले बीजाणु होते हैं, अलैंगिक जनन में बनने वाले बीजाणु कौन कौन से होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, एक होता है एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, दूसरा होता है यहाँ पर जूस्पोर, जूस्पोर और कोनिडिया, कोनिडिया। ये तीन प्रकार के स्पोर बताए थे जो कि एसेक्सुअल स्पोर हैं। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर जूस्पोर भी बनता है, एप्लेनोस्पोर भी बनता है और कोनिडिया भी बनता है। तो यहाँ पर एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर के साथ साथ यहाँ पे कोनिडिया का निर्माण भी होता है, कोनिडिया का निर्माण। और आपको पता है कि यदि मैं एप्लेनोस्पोर की बात करूं और जूस्पोर की बात करूं तो यहाँ पे अंतर्जात प्रकार की उत्पत्ति होती है इनकी, ये एंडोजीनस प्रकार के स्पोर होते हैं, अंदर की तरफ बनते हैं। यदि मैं कोनिडिया की बात करूं तो ये बहिर्जात होते हैं, ये एक्सोजीनस होते हैं। एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर ये अंतर्जात हैं और एप्लेनो यहाँ पर जो बताया है आपको कोनिडिया ये बहिर्जात प्रकार का स्पोर है। दूसरी बात, यहाँ पर जो बीजाणु बनते हैं या जो इनके गैमेट बनते हैं यह आइसोगेमस भी होते हैं, ठीक है, ये होमोगेमस भी होते हैं और हेट्रोगेमस भी होते हैं। तो इनके जो बीजाणु बनते हैं और जो इनके युग्मक बनते हैं यह आइसोगेमस प्रकार के भी होते हैं और ये आपके असमजात और समजात दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक तो होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर। तो यहाँ बीजाणु जो बनते हैं यह होमोस्पोर भी होते हैं, होमोस्पोर सम बीजाणु एवं हेट्रोस्पोर, ये दोनों प्रकार के स्पोर यहाँ पर बनते हैं। तो ये तो था जनन के बारे में, ये आपको यहाँ पर जनन के बारे में बताया, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों आ जाता है। अब हम एस्कोमाइसिटीज के पास में जाएंगे।
एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए, एस्कोमाइसिटीज के अंदर यदि जितनी भी कवकें होती हैं, इन सभी कवकों में हम लैंगिक और अलैंगिक जनन की बात करें तो ये दोनों प्रकार के जनन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अगर यहाँ हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो एसेक्सुअल स्पोर है यहाँ पर कॉनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पर कॉनिडिया है, और सेक्सुअल स्पोर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा तो यहाँ पर होते हैं एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, ये इनके सेक्सुअल स्पोर होते हैं। अब क्योंकि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये विशिष्ट प्रकार का होता है, सोमेटोगेमी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक फलन काय का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एस्कोस्पोर बनते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये एस्कोस्पोर बनते हैं, ये एस्कोस्पोर एक फलन काय के अंदर बनते हैं, एस्कोस्पोर एक फलन काय के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी जिसे हम कहते हैं फलन काय, इसका जो फलन काय होता है, फलन काय, इसे कहा जाता है एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। और एस्कोकार्प के अंदर होते हैं एस्कस, एस्कोकार्प के अंदर होता है एस्कस, एस्कोकार्प के अंदर होता है एस्कस, और एस्कस के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर जब बनते हैं तो ये 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। एस्कोस्पोर की संख्या 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो एस्कोस्पोर बनता है यह 4 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, ये 16 भी हो सकता है। इसकी संख्या, एस्कोस्पोर की संख्या 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एस्कोकार्प के अंदर बनता है एस्कस और एस्कस के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसके लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बता देती हूँ कि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। देखिए, लैंगिक जनन की यदि बात करें तो आप इधर आ जाइए, इधर मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर लैंगिक जनन होता है एस्कोमाइसिटीज में। यहाँ पर ये 2 माइसीलियम होते हैं, ये 2 माइसीलियम हैं, ठीक, ये 2 माइसीलियम हैं। ये 2 अलग अलग अगुणित माइसीलियम होते हैं। इन अगुणित माइसीलियम के जो युग्मक होते हैं ये पास पास आते हैं। अच्छा, इनको गैमेटेंजिया भी कहा जाता है, जो इनके युग्मक बनते हैं इन्हें कहा जाता है गैमेटेंजिया। तो ये दोनों पास पास आएंगे, ये दोनों अगुणित युग्मक पास पास आते हैं। इनके पास पास आने से प्लाज्मोगेमी होती है, ये पास पास आ जाते हैं और इनके पास पास आ जाने से यहाँ पे होती है प्लाज्मोगेमी। इसको मैं अलग कलर से बना रही हूँ, येलो कलर से। तो ये पास पास आ गए, ठीक, इसे हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी, इसे हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी के बाद में यहाँ पर अब डाइकैरियोन स्टेज आती है, डाइकैरियोन जिसमें द्विकेंद्रक, यहाँ पर द्विकेंद्रक की अवस्था बन जाती है। केंद्रकों का ये दोनों केंद्रक पास पास आ जाते हैं। तो अब ये केंद्रक और ये केंद्रक पास पास आ गए, ठीक, और इसे कहते हैं द्विकेंद्रक अवस्था, द्विकेंद्रक अवस्था जिसे हम बोलते हैं
एन अवस्था, N+N अवस्था। अब यहाँ पर एस्कस का निर्माण होता है, इस तरह से यहाँ पर एस्कस बनेगा। देखो आप कि यहाँ पर ये ऐसे एस्कस बन जाता है, ये और ये दोनों केंद्रक इसके अंदर चले जाते हैं, ये दोनों केंद्रक यहाँ पर इसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ये N+N है, ये N केंद्रक, ये दूसरा N केंद्रक, तो दोनों केंद्रक यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं एस्कस के अंदर। यहाँ पर N+N है, इन दोनों का यहाँ पर संलयन हो गया, जिसे हम कहेंगे केंद्रक संलयन, जिसे हम कहते हैं केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन से ये यहाँ पर 2N हो जाता है, यहाँ हो गया ये 2N, दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये हो गया 2N। अब इसके अंदर होता है मियोसिस, इसके अंदर होगा मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पर 4N बनते हैं, 4 यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं इसके अंदर, इस प्रकार से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरह से यहाँ पर ये लैंगिक जनन इसके अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर मियोसिस हुआ और यहाँ पर 4 ये क्या बन गए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के केंद्रक बन गए। और अब इनके अंदर होता है माइटोसिस, इनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, इनके अंदर होता है समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर इनमें होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से इस प्रकार यहाँ पर ये एस्कस के अंदर ऐसी फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ये फलनकाय कहलाता है। अब इसको बोलते हैं एस्कोकार्प, इसे हम कहेंगे एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। और इस एस्कोकार्प के अंदर ये जितने भी एस्कस हैं ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये इस प्रकार से, ये आप देख रहे हो, ये एस्कस है। तो ये फलनकाय, ये एस्कोकार्प है, ये दिख रहा है आपको, ये फलनकाय, ये एस्कोकार्प है। इसके अंदर है एस्कस, इसके अंदर उपस्थित है एस्कस, और फिर एस्कस के अंदर उपस्थित है एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर इस एस्कस के अंदर उपस्थित है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर ये लैंगिक जनन इसके अंदर पाया जाता है। ध्यान क्या रखना है कि ये क्या है, ये है एस्कोकार्प, ये क्या है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर क्या है, एस्कस, ये एस्कस है, ये एस्कस, और एस्कस के अंदर उपस्थित है एस्कोस्पोर, और एस्कोस्पोर इसके लैंगिक बीजाणु होते हैं। और आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो बीजाणु हैं इनकी उत्पत्ति अंतर्जात है, यह अंदर की तरफ बने हैं, अंदर की तरफ इनका निर्माण हुआ है, तो इन्हें कहा जाता है एंडोस्पोर्स, इन्हें एंडोजीनस ओरिजिन इनका कहा जाता है कि इनका जो उत्पत्ति है, इनकी बनने की प्रक्रिया जो है ये अंदर की तरफ हो रही है, इसीलिए इनके ओरिजिन को एंडोजीनस कहा जाता है। और यहाँ पर जो एस्कोस्पोर बनते हैं ये 4 भी बन सकते हैं, 8 भी बन सकते हैं, 16 भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एस्कोस्पोर बनते हैं। देखो ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लिख दी है, हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मैंने आपको क्या प्रक्रिया होती है वो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में जो गिवन है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन को समझना है तो वो मैंने आपको साइड में समझा दिया है, लेकिन याद क्या रखना है जो मैंने बताया कि यहाँ पर इसके सेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर की संख्या 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। एस्कोस्पोर किसके अंदर बनते हैं, एस्कस के अंदर। एस्कस किसके अंदर उपस्थित होता है, एस्कोकार्प के अंदर। तो इसके फलनकाय को हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। तो ये है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और अब हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करेंगे। तो बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन की यदि बात करें तो यहाँ पे अलैंगिक जनन नहीं होता है। बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे
कायिक खंडन होता है, कायिक प्रजनन होता है खंडन विधि के द्वारा। तो यहाँ इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या लिखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है, यहाँ पर अलैंगिक जनन नहीं होता। ठीक, दूसरी बात, बेसिडियोमाइसिटीज में यहाँ पर कायिक जनन होता है, कायिक प्रजनन होता है, और कायिक प्रजनन में सबसे ज्यादा यहाँ पे खंडन देखा जाता है, खंडन की प्रक्रिया देखी जाती है, क्योंकि माइसीलियम होता है, शाखित होता है, ब्रांच हो जाता है, तो माइसीलियम कहीं से भी टूट जाता है, और माइसीलियम का टूटना ही इसके लिए क्या है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो वैसे इनके अंदर अलैंगिक जनन होता नहीं है। अलैंगिक जनन नहीं होता तो अलैंगिक स्पोर भी नहीं बनते, अलैंगिक बीजाणु भी नहीं बनते, और यहाँ पे कायिक जनन होता है, और इस कायिक प्रजनन के यहाँ पे जो कायिक प्रजनन है इसका प्रकार है खंडन। अब हम यहाँ पे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसके लैंगिक जनन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर इसकी जो विशिष्ट प्रकार के लैंगिक अंग इसके पास में नहीं होते, इसके पास लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है फलनकाय, उसमें विविधता देखने को मिलती है। जो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसमें विविधता देखने को मिलती है, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो स्पोर होते हैं इन्हें कहा जाता है बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियोमाइसिटीज के स्पोर को कहा जाता है बेसिडियोस्पोर। कितना आसान है, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज के बेसिडियोस्पोर, ठीक। यहाँ पर जो इसकी फलनकाय होती है, अच्छा, यहाँ पर जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं उनकी संख्या फिक्स है। बेसिडियोस्पोर हमेशा 4 ही बनेंगे, हर बार 4 ही बनेंगे। मियोसिस के द्वारा जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं यहाँ पर हमेशा 4 ही बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस्कोस्पोर 4 भी बनते हैं, 8 भी बनते हैं और 16 भी बनते हैं। लेकिन बेसिडियोस्पोर के लिए ध्यान रखना है कि बेसिडियोस्पोर हमेशा कितने रहेंगे, 4। बेसिडियोस्पोर हमेशा कितने रहेंगे, 4। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ चुका है कि बेसिडियोस्पोर की संख्या कितनी रहेगी, हमेशा कितनी रहेगी, 4 रहेगी। क्लियर है ये, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसे हम कहते हैं फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी जिसे हम कहते हैं फलनकाय, तो फलनकाय को यहाँ पे कहा जाता है बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। जैसे वहां पे एस्कोकार्प है उसी प्रकार से यहाँ पे बेसिडियोकार्प है, और बेसिडियोकार्प के अंदर होता है बेसिडियम। बेसिडियोकार्प के अंदर उपस्थित है बेसिडियम, बेसिडियम, और इसी बेसिडियम के अंदर उपस्थित होते हैं बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम के अंदर उपस्थित होते हैं बेसिडियोस्पोर। क्लियर है ये आपको? ध्यान रखना, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं, यहाँ पे अधिकतर खंडन की प्रक्रिया के द्वारा कायिक जनन हो जाता है। अब हम यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करेंगे। बेसिकली ड्यूटेरोमाइसिटीज की जब मैं बात करती हूँ तो ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, ठीक है। आप लिख सकते हो, समझने के लिए आपकी नोटबुक में नोट कर सकते हो कि किस प्रकार से एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं। बेसिकली जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इसके नाम से ही पता लग रहा है जो कि डुअल नेचर शो करे, ड्यूटेरो जो कि डुअल नेचर शो करे, जो कि यहाँ पर अपूर्ण फंजाई के रूप में जाना जाता है। इसको बोला जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई, इसको कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, ठीक है, और इसे अपूर्ण फंजाई कहा जाता है। ऐसा क्यों? बेसिकली यदि मैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात कर रही हूं तो आप ये ध्यान रखना कि कभी भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जा सकता। जिस दिन हमें ये पता लगेगा कि ड्यूटेरोमाइसिटीज की कोई कवक लैंगिक जनन कर रही है, जिस दिन हमें ये पता लग जाए कि ड्यूटेरोमाइसिटीज की कोई कवक लैंगिक जनन कर रही है, तो या तो उसको
एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा या फिर उसे बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूं, ये आपके लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताया है कि अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज की कोई कवक लैंगिक जनन करती है तो हम उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकालकर या तो एस्कोमाइसिटीज में डाल देंगे या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में डाल देंगे, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो निर्धारण है वह अलैंगिक जनन के आधार पर है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जितनी भी फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज के सभी फंजाई केवल और केवल या तो अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, या फिर कायिक जनन करते हैं, ठीक। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो यहां पे ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में लैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन अनुपस्थित। यदि हमें पता लग गया कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का कोई मेंबर लैंगिक जनन कर रहा है, लैंगिक जनन कर रहा है, तो इसको यहां से उठा के कहां डाल देंगे, या तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर या फिर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर अलैंगिक जनन या फिर कायिक जनन जब होता है तो यहाँ पर इसके अलैंगिक बीजाणु जो होते हैं इन्हें कहा जाता है कॉनिडिया। यहाँ पर कॉनिडिया का निर्माण होता है, यहाँ पर होता है कॉनिडिया, यहाँ बनते हैं कॉनिडिया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 3 आधार बता दिए इसके वर्गीकरण के। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, उधर चलिए दोबारा यहाँ पे रिवाइज करिए। सबसे पहला आधार पट्टविहीन में कौन आ जाता है, फाइकोमाइसिटीज। पट्टयुक्त, जिनके पास पट्ट हैं उसमें कौन कौन सी आ जाती है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर है ये तीनों किसके अंदर आ रही है, पट्टयुक्त के अंदर। फिर दूसरा आधार कि यहाँ पर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन और कौन से बीजाणु बन रहे हैं, तो इधर आ जाओ। फाइकोमाइसिटीज के 2 समूह हैं, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज के अंदर यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर बनता है ऊ स्पोर, और यहाँ इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर बनता है जाइगो स्पोर। अगर मैं एसेक्सुअल स्पोर की बात करूं तो एसेक्सुअल स्पोर ऊमाइसिटीज के अंदर जू स्पोर है, जो कि एक प्रकार का चल अलैंगिक बीजाणु है। और इसकी बात करें जाइगोमाइसिटीज तो इसमें एप्लेनोस्पोर बनता है, और जो एप्लेनोस्पोर होते हैं ये अचल है, ये अचल अलैंगिक बीजाणु है, और यहाँ पे कॉनिडिया भी बनते हैं। अब आप आ जाइए एस्कोमाइसिटीज के अंदर। एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर की संख्या 4, 8, 16 हो सकती है। एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर बन रहे हैं, और एस्कस जो है एक आवरण के द्वारा ढके हुए हैं। एस्कस एक आवरण के द्वारा ढके हुए हैं जिसे कहा जाता है एस्कोकार्प। इसे फलन काय भी बोलते हैं, एस्कोकार्प, ये इसका फलन काय है, ठीक। और यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर क्या है, कॉनिडिया, उसके पास भी कॉनिडिया है। फाइकोमाइसिटीज के पास भी कॉनिडिया है, इसके पास भी कॉनिडिया है, ठीक। अब आ जाओ बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और यहाँ पर बेसिडियो स्पोर बनते हैं बेसिडियम के अंदर, और बेसिडियम का फलन काय होता है बेसिडियोकार्प। यहाँ पर एस्कोस्पोर की संख्या फिक्स है, कितनी, 4, केवल 4, हमेशा 4 बनेगी। और यहाँ पे कॉनिडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलैंगिक जनन नहीं होता, अधिकतर यहाँ पे खंडन देखा जाता है, ठीक। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो वहां पे क्या याद रखोगे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है। जिस दिन पता लग गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे उठाकर या तो एस्को में डाल देंगे या फिर बेसिडियो में डाल देंगे, क्लियर है। और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो स्पोर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोनिडिया। यहाँ पे क्या बन रहा है, कोनिडिया बन रहे हैं। क्लियर हुआ आपको ये। अब यहाँ पर और भी सारे एग्जाम्पल देखेंगे और इनकी विशेष बातों पर हम ध्यान देंगे। तो अब हम फाइकोमाइसिटीज पे चलेंगे, जो बेसिक यहाँ पर आधार है क्लासिफिकेशन का, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बातों पे ध्यान देंगे, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज पे आ जाओ अब दोबारा।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइकोमाइसीटीज एक ऐसा कवक है जिसकी रिजेम्बलेंस पादपों से है, क्योंकि फाइको का मतलब पादपों से संबंधित है ये, और इसके पास में यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से मिलके बनी है। ठीक, फाइकोमाइसीटीज में यहाँ पर जो बीजाणु होते हैं यह होमोस्पोर भी होते हैं, हेटेरोस्पोर भी होते हैं। फाइकोमाइसीटीज के अंदर कौन कौन सी कवकें आती हैं, तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं उसी कवक के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी और आप उसे ट्रिक से याद रखोगे। तो हमारे पास कौन सी ट्रिक है फाइकोमाइसीटीज को याद रखने के लिए? देखो, फाइकोमाइसीटीज को आप कैसे याद रखोगे? फाइकोमाइसीटीज को याद रखने का तरीका है मुर्रा। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे? मुर्रा से। मुर्रा है ना एक कैटल का ये टाइप है मुर्रा। ठीक, अब मुंह से क्या होता है? मुंह से है म्यूकर, मुंह से म्यूकर। ठीक है, म्यूकर फाइकोमाइसीटीज का उदाहरण है। म्यूकर किसके अंदर आती है? फाइकोमाइसीटीज के अंदर। आर से क्या होगा? आर से होगा राइजोपस, आर से होगा राइजोपस। राइजोपस ब्रेड के ऊपर उगने वाली कवक होती है, इसे ब्रेड फंजाई भी कहा जाता है, इसे रोटी की कवक कहा जाता है। जो हमारे घरों में रोटियां होती हैं और जब बच जाती है और 2-3 दिन पुरानी हो जाए तो आपने देखा होगा रोटी के ऊपर काले काले कलर की फंगस आना शुरू हो जाती है। तो रोटी के ऊपर जो काले कलर की फंगस आती है वो है राइजोपस, तो इसे ब्रेड फंजाई या इसे रोटी की फंजाई भी कहा जाता है। रोटी की कवक, रोटी की कवक, ये रोटी के ऊपर आ जाती है तो इसे ब्रेड फंजाई कहते हैं। ए से बात करें तो ए से आता है एल्बुगो, ए से एल्बुगो और एल्बुगो यहाँ पर सरसों के ऊपर परजीवी कवक होती है। एल्बुगो जो सरसों की खेती होती है जहाँ पर, तो सरसों की फसल में ये कवक लग जाती है, फंजाई लग जाती है और यह सरसों के ऊपर धब्बे बना देती है सफेद सफेद कलर के। तो यहाँ पर सरसों के ऊपर परजीवी फंजाई होती है एल्बुगो। तो सरसों पर परजीवी फंजाई, सरसों पर परजीवी कवक। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे? फाइकोमाइसीटीज के मेंबर को याद रखने की ट्रिक क्या है? मुर्रा, मुंह से म्यूकर, आर से राइजोपस और ए से एल्बुगो। क्लियर है? तो ये है फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं यह ध्यान रखना कि ये पट्ट विहीन होते हैं, इनके पास में पट्ट नहीं होते हैं। बहुकेंद्रकीय कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, सो यहाँ पर एक से अधिक केंद्रक देखने को मिलते हैं क्योंकि पट्ट उपस्थित नहीं है, तो ये यहाँ पर बहुकेंद्रकीय अवस्था देखने को मिल रही है। अब हम आगे चलते हैं एस्कोमाइसीटीज पे। चलो आ जाइए एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि इनको सेक फंजाई कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है थैलीनुमा फंजाई, इन्हें थैलीनुमा फंजाई कहा जाता है, सेक फंजाई। यहाँ एस्कोमाइसीटीज का दूसरा नाम है थैली फंजाई, थैली कवक। ठीक है, इसको सेक फंजाई कहा जाता है, सेक फंजाई। ये अधिकतर सभी जगह देखने को मिलती है। यह इसमें मशरूम भी आता है, इसमें पेनिसिलियम भी आता है, इसमें एक कोशिकीय कवक भी आती है जैसे कि ईस्ट, सेकेरोमाइसिस, शाइजोसेकेरोमाइसिस, ये सारे एस्कोमाइसीटीज के मेंबर हैं। अच्छा, एस्कोमाइसीटीज एक ऐसी कवक है जो कि सभी जगह देखने को मिलेगी और एस्कोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं यह शमल रागी भी होते हैं। मतलब जैसे गोबर है, गोबर या फिर जो पशु विष्ठा होती है, पशु विष्ठा पशुओं के द्वारा जो मल त्यागा जाता है जैसे कि गोबर, उसके ऊपर ये उगाती है। ठीक है, तो ये गोबर को खाने का काम करती है। इसे कॉप्रोफिलस भी कहा जाता है क्योंकि पशु विष्ठा के ऊपर ही उग जाती है और इसे शमल रागी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो एस्कोमाइसीटीज के मेंबर हैं, एस्कोमाइसीटीज के मेंबर, इन्हें क्या कहा जाता है? थैली फंजाई, थैली के कवक। और इस फंजाई के जो मेंबर हैं इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है जैसे कि आपके पेनिसिलियम इसके अंदर आती है, पेनिसिलियम जो कि एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक इसी से बनाया जाता है। पेनिसिलियम प्रतिजैविक
इसी से बनाया जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त एक कोशिकीय ईस्ट इसी के अंतर्गत आती है। एक कोशिकीय ईस्ट इसी के अंतर्गत आता है। और यहां पर क्लेविसेप्स इसके अतिरिक्त एस्परजिलस, कवक इसके अंदर आती है। ठीक, और यहां पर न्यूरोस्पोरा इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा, इसे पादप जगत की ड्रोसोफिला कहा जाता है। ठीक है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि जेनेटिक्स में यहाँ पर इसी का अध्ययन किया जाता है। जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं या मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो उस जेनेटिक्स के अंदर जब हम पादपों का अध्ययन करते हैं, तो पादपों के अध्ययन के साथ साथ यहाँ पर न्यूरोस्पोरा को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म स्टडी किया जाता है। न्यूरोस्पोरा को आनुवांशिकी के प्रयोगों के अध्ययन के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसीलिए इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो इसे न्यूरोस्पोरा को क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे आपको पता है ना कि आनुवांशिकी के प्रयोगों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ड्रोसोफिला का। उसी तरह से यहाँ पर जब आनुवांशिकी के प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है तो न्यूरोस्पोरा को प्रयोग में लिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की एक फंजाई होती है जिसे खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पर मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये इस नाम की फंजाई होती है और जिससे आइसक्रीम भी बनाई जाती है। इवन ऐसे होटल्स हैं जिनका नाम ही मॉरल्स और ट्रफल्स के नाम से है। यहाँ पर इससे एक टाइप की बहुत ही मतलब स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाई जाती है मॉरल्स और ट्रफल्स से। तो यहाँ पर स्वादिष्ट फंजाई भी आती है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में, जिसको बोलते हैं मॉरल एंड ट्रफल्स। तो यहाँ पे मॉरल एवं ट्रफल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बन चुका है और ये खाने योग्य स्वादिष्ट फंजाई है। यह स्वादिष्ट फंजाई है, ठीक है, खाने योग्य है। इससे आइसक्रीम बनाई जाती है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, याद रखना है आपको। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉरल्स एंड ट्रफल्स, न्यूरोस्पोरा के बारे में मैंने आपको बताया, एस्परजिलस के बारे में बताया, क्लेविसेप्स के बारे में बताया, पेनिसिलियम इसके अंदर आता है, ईस्ट इसके अंदर आता है। और जितनी भी आपको फंजाई देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा फंजाई एस्कोमाइसिटीज के अंदर ही आती है। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में आपने देखा सेक्सुअल स्पोर, यहाँ पे एस्कोस्पोर है और यहाँ पर हमने इनके बारे में बात कर ली। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये शमल रागी होते हैं, यह पशु विष्ठा के ऊपर उगाती हैं। तो एस्कोमाइसिटीज में कई सारी ऐसी कवक भी आती है जो कि वह पशु विष्ठा के ऊपर उगाती है, पशु विष्ठा को खाती है। ठीक, तो एस्कोमाइसिटीज की जो कवक होती है, यहां पे लिख रही हूं मैं, एस्कोमाइसिटीज की कवक, एस्कोमाइसिटीज के कवक शमल रागी, पशु विष्ठा को खाने वाले, पशु विष्ठा पर उगती है। ठीक, तो ये है एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अब बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज पे। आ जाइए, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की विशेषता ये है कि इन्हें ब्रैक्ट फंजाई कहा जाता है और इन्हें पफ बोल्स भी कहा जाता है। इसका नाम है पफ बॉल और ब्रैक्ट फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को पफ बॉल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है पफ बॉल्स। इन्हें पफ बॉल्स भी कहा जाता है, इन्हें ब्रैक्ट फंजाई भी कहा जाता है, ब्रैक्ट फंजाई, पफ बॉल और ब्रैक्ट फंजाई। बेसिकली जो बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं, इनके अंदर
आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप याद कैसे रखोगे, बापू से, ठीक है, बापू, बापू, बापू से आपको याद रखना है। बी का मतलब है बेसिडियोमाइसिटीज, बी का मतलब है बेसिडियोमाइसिटीज। ए की बात करें तो यहां पर ए से मतलब है आपका अगेरिकस, ए से मतलब है यहां पे अगेरिकस, अगेरिकस, ठीक है, अगेरिकस। पी से मतलब है पक्सीनिया। अच्छा, अगेरिकस एक मशरूम है, अगेरिकस क्या है, मशरूम। पी से है पक्सीनिया, पक्सीनिया गेहूं में किट रोग उत्पन्न करता है, ये किट रोग उत्पन्न करता है, किट रोग। पादपों के अंदर जैसे गेहूं में पक्सीनिया किट रोग उत्पन्न करता है, उसी तरह से यू से आता है ऑस्टिलागो, यू से आता है ऑस्टिलागो, ऑस्टिलागो यह कंड रोग उत्पन्न करता है, कंड रोग, ठीक है, पादपों में यह कंड रोग उत्पन्न करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी का मतलब बेसिडियोमाइसिटीज, ए का मतलब अगैरिकस जो कि एक मशरूम है, पी का मतलब पक्सीनिया जो कि किट रोग उत्पन्न करता है, और यू से मतलब है ऑस्टिलागो जिसे कंड रोग कहा जाता है। इस प्रकार से आपको बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर को याद रखना है। बेसिकली जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं और यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, इन दोनों को हम कंपैरेटिवली भी स्टडी करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज का लैंगिक स्पोर यहाँ पे बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज की फलनकाय बेसिडियोकार्प बेसिडियम, और इसकी फलनकाय एस्कोकार्प और एस्कोस्पोर। तो इस तरह से यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइसिटीज के कई सारे कवक ऐसे हैं जो कि परजीवी हैं, और इसके अतिरिक्त बेसिडियोमाइसिटीज की जो फंजाई होती है, ये जो बड़े बड़े से पादप होते हैं, इन पादपों के अंदर ये परजीवी के रूप में ये कवकें पाई जाती हैं, उनके अंदर धसी होती है परजीवी के रूप में। तो यहाँ पर ये जो कवकें होती हैं पादपों के अंदर धसी हुई मिलती है। क्लियर आपको? अब हम ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसे अपूर्ण फंजाई कहा जाता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज इसे कहा जाता है अपूर्ण फंजाई, इसे कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, ठीक, ये इसका नाम है फंजाई इम्परफेक्टाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, इसके जो मेंबर हैं ये अधिकतर आपको अपघटक के रूप में दिखाई देंगे, ये अपघटन का कार्य करते हैं। तो अधिकांशतः ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य, अधिकांश सदस्य अपघटक की तरह कार्य करते हैं। और जब क्योंकि अपघटन का कार्य कर रहे हैं तो मिनरल साइक्लिंग, आपको पता है मिनरल साइक्लिंग पोषक पदार्थों का जो पुनर्चक्रण होता है उसमें ये सहायक होते हैं। तो मिनरल साइक्लिंग में का ये कार्य करते हैं, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मिनरल साइक्लिंग का कार्य करते हैं, ठीक। खनिज पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर को आप कैसे याद रखोगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर को आपको याद रखना है त्रिकाल से, इसकी ट्रिक है त्रिकाल। तो इसकी ट्रिक है त्रिकाल, त्रिकाल। टी का मतलब है, TRI का मतलब है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। CA, ठीक है, C का मतलब है यहां पे कोलिटोट्राइक्रम, कोलिटोट्राइक्रम।
ट्राइकम, और AL से मतलब है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। ये 3 फंजाई के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्राइकोडर्मा, कॉलिडोट्राइकम और ए से अल्टरनेरिया। इसको आप ट्रिकाल से याद रखोगे। तो सबसे पहले तो ट्रिक आप याद रख लो ताकि आपको इसके एग्जाम्पल याद रह जाए। एग्जाम्पल आप कैसे याद रखोगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज का ट्रिकाल, TRI से यहाँ पे ट्राइकोडर्मा, C से यहाँ पे कॉलिडोट्राइकम, AL से अल्टरनेरिया, तो इसका ट्रिकाल है। फिर बेसिडियोमाइसिटीज से बापू याद रखोगे। बापू से मतलब है यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज, B फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, A फॉर अगैरिकस, P फॉर पक्सिनिया, U फॉर ऑस्टिलागो। ठीक, इसको लिख के देखना है। मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक चार्ट, मतलब यहाँ पे चार्ट के थ्रू पूरा आपको सिंप्लीफाई कर दिया है और पूरा क्लासीफाई कर दिया है, तो आपके लिए लर्न करना आसान हो जाएगा। और इसमें एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा, इसमें सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं, सारे पॉइंट को ऐड किया है। आपको बस करना क्या है, एक आपकी नोटबुक में टेबल बनानी है और ये टेबल बनाकर आप इसको क्लासीफाई करके याद करो। पूरा फंजाई आपको एक साथ याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो बेसिडियोमाइसिटीज में आपको इस प्रकार से याद रखना है। इसे पफ बॉल्स भी कहा जाता है, इसे ब्रैक्ट फंजाई भी कहा जाता है। क्लियर? और जितने भी मेंबर बचते हैं, क्योंकि मैंने आपको फाइकोमाइसिटीज के मेंबर की ट्रिक बताई है, आपको बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर की ट्रिक बताई है और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर की ट्रिक बताई है। इसके अलावा जितने भी मेंबर बचते हैं वो सारे के सारे मेंबर आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में याद रखना कि यहाँ पर एक कोशिकीय शैवाल यहाँ पर उपस्थित है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट आप देख रहे हो, ये एक कोशिकीय कवक है। आई एम सॉरी, मैंने शैवाल का इसको, ये एक कोशिकीय कवक है। और ये जो एक कोशिकीय कवक है ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंदर पाई जाती है? एस्कोमाइसिटीज के अंदर। और पेनिसिलियम भी ध्यान रखना कि जो पेनिसिलियम होती है ये एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग में ली जाती है। और यहाँ पर जो ईस्ट के अलावा शाइजोसेकेरोमाइसिस भी होती है जो कि एक कोशिकीय कवक है और ये भी किसके अंदर आएगी? आपके एस्कोमाइसिटीज के अंदर आएगी। तो जितने भी मेंबर हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी मेंबर आपको एग्जाम में अगर दिख जाए, ठीक है, और वो हमारी ट्रिक के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि वो किसके मेंबर हैं? आपके एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। जितने मेंबर हैं उनको मैंने ट्रिक के द्वारा बता दिया। और ऐसे नाम अगर आ जाते हैं तो ध्यान रखना कि वो किससे बिलोंग करते हैं? वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है? ड्यूटेरोमाइसिटीज से। ड्यूटेरोमाइसिटीज से ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर? लेकिन अगर कोई फंजाई यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है तो फिर उसे हम किस में डाल देंगे? बेसिडियोमाइसिटीज में डाल देंगे या फिर एस्कोमाइसिटीज में डाल देंगे। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे फंजाई का क्लासिफिकेशन देखा और आपने देखा कि फंजाई की क्लासिफिकेशन के बेसिस कौन कौन से बेसिस मैंने आपको बताया था। पहला बेसिस यहाँ पर माइसीलियम, माइसीलियम की आकारिकी। दूसरा बीजाणु बनने की प्रक्रिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा बीजाणु कहाँ बन रहा है, कोनिडिया कहाँ कहाँ बन रहा है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो मुझे याद आ गई कि एस्कोस्पोर जो यहाँ पे बनते हैं, यहाँ जो एस्कोस्पोर बन रहे हैं, यह एस्कोस्पोर यहाँ पे एंडोजीनस बन रहे हैं। एंडोजीनस, इनकी उत्पत्ति कैसी है? अंतर्जात है। तो मैं लिख देती हूँ कि यहाँ जो एस्कोस्पोर बन रहे हैं ये एंडोजीनस हैं। एंडोजीनस, एंडोजीनस का मतलब कि ये अंदर की तरफ बनते हैं, अंदर बनते हैं, इनकी उत्पत्ति अंदर होती है, तो अंदर बनते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एंडोजीनस। उसी तरह से यदि बेसिडियोस्पोर की बात करें तो बेसिडियोस्पोर कैसे होते हैं? एक्सोजीनस, एक्सोजीनस। बेसिडियोस्पोर होते हैं एक्सोजीनस क्योंकि ये बाहर बनते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति बाहर है, इनकी उत्पत्ति बाहर है। ये जो बीजाणु बनते हैं ये बाहर बनते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एक्सोजीनस।
उसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि कोनिडिया की उत्पत्ति कैसी है, तो कोनिडिया की उत्पत्ति कैसी होती है, बहिर्जात, एक्सोजीनस। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो कोनिडिया है ये कैसे है, ये एक्सोजीनस है। कोनिडिया कैसे है, एक्सोजीनस, बहिर्जात, ठीक। और जूस्पोर, ठीक, और एप्लेनोस्पोर ये कैसे हैं, ये दोनों ही अंतर्जात हैं, ये दोनों ही एंडोजीनस है। जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर दोनों ही एंडोजीनस है, मैंने यहाँ पे लिखा होगा ये जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर ये दोनों ही एंडोजीनस है, एंडोजीनस, ठीक। तो ये पूरा का पूरा कवकों का क्लासिफिकेशन है, बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर हमने चार्ट के थ्रू समझ लिया। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम कंटिन्यू करेंगे फंजाई के बाद में, और जो वायरस हैं, वीरियोइड्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।